हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने परिवार अचवाल स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लासों में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे दिल्ली सल्तनत के तहत। आज हम उसी टॉपिक को जारी करते हैं। तो आज हम बलबन को शुरू कर रहे हैं। तो बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स, आज हम गुलाम वंश को खत्म कर देंगे। कल हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं क्लास को देरी न करते हुए। तो हम हेडिंग डालते हैं बलबन। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल है 1265 से 1287 तक, 3 साल तक। कैकुबाद 1287 से 90 तक, और फिर क्यूमर्स अंतिम शासक होता है इस वंश का। इसका जो ये का कौन सा, ये अपने आप को इलबरी तुर्क बताता है। इलबरी तुर्क का था, इलबरी तुर्क था ये इलबरी तुर्क था। इसको ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी दिल्ली खरीद कर लाया था, और इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। और इसी ने दल चालीसा का अंत किया है। दल चालीसा का दल चालीसा इसने दल चालीसा का अंत किया। अब पूछा जाए कि दल चालीसा का प्रारंभ किसने किया, तो दल चालीसा को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद रजिया सुल्तान से चलता हुआ सीधा बलबन ने दल चालीसा को अंत कर दिया। रजिया सुल्तान की हत्या दल चालीसा को अपने साथ मिलाकर, और एतगिन के साथ मिलकर उसने बैराम शाह ने रजिया सुल्तान की और इल्तुतमिश की हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद इसने सीधा व पायपोस दो नीति अपनाई थी। सीधा का मतलब घुटने के बल बैठकर सुल्तान के पैर चूमना, और सीधा व पायपोस, नीचे लिख देता हूँ पायपोस। सीधा इसका मतलब होता है सीधा। पायपोस का मतलब हमको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना। सीधे का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल बैठकर सुल्तान को सिर झुकाना। और पायपोस का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के पैर चूमना। घुटने के बल बैठकर सुल्तान के पैर चूमना। चलो तो आगे बात करते हैं। मतलब घुटने के बल बैठकर सुल्तान को, अपन घुटने के बल बैठकर सुल्तान को सिर झुकाना, और घुटने के बल लेट कर, और सुल्तान के मतलब सुल्तान आगे जा रहा है तो उसके पैर चूमना, जाते जाते मतलब जमीन को चूमना। और इसके शासनकाल में मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है 1287 में, जितने इसके पुत्र की उस युद्ध में हत्या हो जाती है। और फिर उसके पुत्र वियोग में इसकी बलबन की हत्या होती है। भारत पर मंगोलों का उस टाइम पहला आक्रमण होता है इल्तुतमिश के समय 1221 में। दूसरा आक्रमण होता है मंगोलों का 1241 में। तीसरा आक्रमण होता है मंगोलों का 1287 में। और भारत पर बलबन के समय में तीसरा आक्रमण होता है। दिल्ली पर दूसरा आक्रमण होता है। चलो तो बात करते हैं आगे। इसने लोहे विरक्त की नीति अपनाई थी। आगे बात करते हैं इसकी। इसने अपने विरोधियों के तहत कठिनाई लोहे विरक्त की नीति अपनाई। आगे बात करते हैं। आपने देख लिया होगा, आपको टाइम दे देता हूँ पढ़ने का। आगे बात करते हैं। इसने लोहे व रक्त की नीति अपनाई। इसके दरबार में दो फारसी विद्वान कवि थे। कौन कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर
बात करते हैं इसमें, इसके दरबार में 2 फारसी कवि थे। कौन कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसके दरबार में फारसी विद्वान कवि थे। कौन कौन थे? एक तो नंबर 1 पर था, बात करते हैं अमीर खुसरो। दूसरा था अमीर हसन। इसके दरबार में 2 फारसी विद्वान कवि थे। कौन कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। फिर इसके बात करते हैं, आगे बात करते हैं, अपने सैनिकों को इसने वेतन का भुगतान नगद किया। मतलब जो इसका युद्ध होता और सैनिकों को आताहुति पेमेंट कर देता था, सैनिकों को नगद देना, पैसा के सैनिकों नगद भुगतान देने लगा। ये सैनिकों को नगद भुगतान देने लगा था। और उपाधि थी इसकी, जो किसने दी थी? नसरुद्दीन शाह ने, जो उलूग खां की उपाधि थी इसकी, उलूग खां। ये अपने आप को एक बलबन, अपने आप को खुद को, जो अपने आप को आफरीशियाज का वंशज बताता है। और इसके ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था इस्लाम धर्म के। ये कुरान के नियमों का शासन का आधार करता है। कुरान के नियमों पर अपने दरबार में ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था। इसने, ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था। फिर आगे बात करते हैं, लोहे रक्त की नीति अपनाई थी। इसके दरबार में 2 फारसी कवि थे। कौन कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। सैनिकों को नगद भुगतान की दिया, उपाधि दी थी उलूग खां की। आगे बात करते हैं, तो इसकी आगे 1287 मंगोलों का आक्रमण होता है। आगे बात करते हैं इसी की। 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण था, तो था भारत, ऐसे में मंगोलों का भारत पर तीसरा आक्रमण, थर्ड आक्रमण, ठीक है। और मंगोलों का दिल्ली पर सेकंड आक्रमण। मंगोलों का भारत पर तीसरा आक्रमण था, दिल्ली पर दूसरा आक्रमण था। और इसी में इसके जो इसका शहजाद महमूद, जो इसका पुत्र था, मतलब सेकंड नंबर का दूसरा पुत्र था, उसकी इसमें मृत्यु हो जाती है। शहजाद महमूद की मृत्यु, और इसकी मृत्यु के कारण ही बलबन की, मतलब पुत्र वियोग में पूछा जाए कि पुत्र वियोग में किस शासक की मृत्यु हुई थी। पुत्र वियोग में शहजाद महमूद की, बलबन की मृत्यु हो गई थी। बलबन की पुत्र वियोग में मृत्यु। 1287 मंगोलों का भारत पर तीसरा आक्रमण था, दिल्ली पर सेकंड आक्रमण था। शहजाद महमूद की मृत्यु हो गई थी इसमें, जो इसमें बलबन, इसकी मृत्यु के पुत्र वियोग में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार और बात कर लेते हैं बलबन को। मैं बोल रहा हूँ शुरू से, आप ध्यान देंगे। यह इलबरी जाति का था। जाति कौन सी? इलबरी जाति का था। ख्वाजा जमानुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली से लाया था। इल्तुतमिश ने इसको ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। दल चालीसा का इसने अंत किया था। इसने राजधानी लखनौती को बलबन के समय विद्रोहियों का नगर कहा जाता है। जो बंगाल की राजधानी लखनौती थी, जो
बलबन के शासनकाल के समय में विद्रोहियों का नगर कहा जाता था उसको, और इसकी उपाधि थी उलुग खाकी। इसकी उपाधि क्या थी? उलुग खाकी। और इसने लोहे व रक्त की नीति अपनाई थी, और इसकी फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव मनाया जाता है। एक नवरोज नाम का उत्सव मनाया जाता है फारसी रीति रिवाज पे आधारित पर। और सीधा और पाइबोल से इसने दो नीति अपनाई थी। सीधा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना। पाइबोस का मतलब होता है सीधा बैठकर सुल्तान के पैर चूमना। और 1287 मंगोलों का भी बताया था। मंगोलों का भारत पर तीसरा आक्रमण था, दिल्ली पर सेकंड आक्रमण था। शहजाद महमूद की मृत्यु हो जाती है। इस बलबन की पुत्री वियोग में मृत्यु हुई थी। खुद को आफर शिहाब का वंशज बताता है बलबन। अपने सैनिकों को वेतन का भुगतान नगद किया था इसने। इसके दरबार में फारसी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को दो मुख्य भागों में विशेषता थी इसकी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, और दूसरा मतलब होता है सुल्तान का निरंकुश होना का आवश्यक है। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। और आगे बात करते हैं तो बलबन की शासनकाल की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। जो इसके शासन का सफलता का मुख्य श्रेय किसको जाता है? इसका गुप्तचर विभाग को। आगे बात करते हैं कैकोबार। इसको मिटा देता हूं। आगे बात करते हैं कैकोबार की। फिर कल हम खिलजी वंश को देखेंगे। उसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें हम पढ़ेंगे पद्मावती वाले श्रेय को, जो इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रावल रतन सिंह के शासनकाल में, जिसकी 1240 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पद्मावत, वो अवधी भाषा में था। उसके समय दिल्ली का सल्तनत होता है शेर शाह सूरी, वो उसको हम पढ़ेंगे उस ग्रंथ को। तो उस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 26 जनवरी 1303 को। और जो सफलता मिलती है उसको 26 अगस्त 1303 को मिलती है उसको। 6 महीने तक उसने मेवाड़ पर आक्रमण डोरा डाला रखा था। आगे बात करते हैं कैकोबार। इसका शासनकाल था 1287 से 1290। ये बलबन का पुत्र था, मतलब बलबन का पोता था। ये बलबन का पुत्र। सॉरी, यह बलबन का पुत्र था। इसने निर्माण करवाया था किला खेरी दुर्ग का। निर्माण किसका करवाया था? किला खेरी दुर्ग का निर्माण करवाया इसने। किला खेरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसका सेनापति था कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। सेनापति जेके, यानी जलालुद्दीन खिलजी। जो खिलजी वंश का संस्थापक होता है यही होता है जलालुद्दीन खिलजी, जो होता है 1290 से 1320 तक। जो सबसे छोटा शासनकाल होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा वंश कौन था, तो खिलजी वंश था। 30 साल शासन किया। सबसे बड़ा वंश कौन था? तो तुगलक वंश था। कब से कब तक किया था उसने? 1320 से 1414 तक 94 साल शासन किया था उसने। ये बलबन कौन था? ये बलबन का पोता था। निर्माण करवाया किला खेरी दुर्ग का। सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी, शॉर्ट फॉर्म जेके। आगे बात करते हैं क्यूमर्स कौन था? तो ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और ये जेके ने इसकी मृत्यु कर दी। जेके ने
जेके ने हत्या की। इसकी जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। केस को बाद 1287 से 1290 यह बलवान का पुत्र था, निर्माण करवाया किला खेरीदुर्ग का, सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी। और ट्यूमर्स इसका शासन वक्त 1290 है, एक साल। गुलाम वंश का अंतिम शासक था ये, और जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। अब हम आज हमारा तुगलक वंश समाप्त हो चुका है, गुलाम वंश समाप्त हो चुका है, सॉरी। कल हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बारे में थोड़ी बहुत आज बात कर लेते हैं। जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक होता है। और जो अंतिम शासक होता है इसका मुबारक शाह खुसरो शाह होता है। जो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होता है, मुबारक शाह या खुसरो शाह होता है। और जलालुद्दीन खिलजी शासनकाल होता है 1290 से 1296 तक, 6 साल शासन करता है टोटल। जो जलालुद्दीन खिलजी जो शासन करता है अपने खिलजी वंश पर, संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी होता है। और अंतिम शासक मुबारक शाह, इसका शासनकाल होता है 1290 से 1296 तक। जो वास्तविक नाम होता है इसका, जो फिरोज मलिक होता है, इसका वास्तविक नाम क्या है, फिरोज मलिक। राज्याभिषेक होता है इसका, जो इसने तैकोबाद में निर्माण करवाया था किला खेरीदुर्ग में, उसमें इसका निर्माण होता है जलालुद्दीन खिलजी का। और दामाद, गुलाम और सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो दामाद था या गुलाम था, आज में आपने पद्मावत पिक्चर देखी होगी, जिसमें रणवीर कपूर अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाता है, और शाहिद कपूर वो उसका राव रतन सिंह का रोल निभाता है। अलाउद्दीन खिलजी दामाद अलाउद्दीन खिलजी था इसका। 1293 मंगोलों का भारत पर, अब पूछी जाए कि मंगोलों का भारत पर चौथा आक्रमण कब हुआ था, 1293 में हुआ था। और तीसरा आक्रमण था दिल्ली पर तीसरा आक्रमण था। लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया था। लेकिन जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण विजय भारत पर विजय पाई थी, और इसने मंगोलों को पराजित किया था। पहला शासक था जिसने मंगोलों को पराजित किया था। इसने 2000 मंगोल सैनिकों को इस्लाम स्वीकार कराने के लिए नवीन मुसलमान कहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने 2000 सैनिकों को इस्लाम स्वीकार कराने के कारण नवीन मुसलमान कहा गया था उनको। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इनके लिए मुगलपुर शहर दिल्ली बसाया गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने एक मुगलपुर शहर बसाया था। जो मंगोल 2000 सैनिक मंगोल थे उनको इस्लाम स्वीकार करवाया था इसने, और उनको एक मुगलपुर शहर बसाया था दिल्ली में, जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया था वो। और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है अपने ससुर की। आज हम इतनी बात करते हैं। कल की वीडियो में हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। आप प्लीज आप इसको याद करें, क्योंकि एग्जाम अब पास में है। राजस्थान पुलिस में हमारे नवंबर में है, जो ग्रुप डी है वो भी अब हमारे 15 दिसंबर को एग्जाम है। अब देखते हैं क्या होता है। हमको वैसी स्टडी जारी रखनी है। चलो तो वीडियो का जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप चैनल पे हो तो लाल बटन आता है, उसको दबा के और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि वीडियो नहीं आई है सबसे पहले। तो चलते हैं आज वीडियो का इतना ही। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।